हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज हम सिस्टिक फाइब्रोसिस के टॉपिक में इसके बारे में जानेंगे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है। और इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं आपको, और साथ ही साथ इसके लिए हम क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं और इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक इनहेरिटेड बीमारी है, यानी कि विरासत में मिली हुई एक बीमारी है जो जीन के थ्रू आपकी विरासत में आपको शरीर में मिलती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में आपके बॉडी में जो सॉल्ट है, जो आपके पसीने की ग्रंथियां हैं, वो बहुत ज्यादा पसीना, सॉल्टेड पसीना छोड़ने लगती है, यानी कि उसमें सोडियम और क्लोराइड का जो लेवल होता है वो बढ़ा हुआ आने लगता है। साथ ही साथ जो लंग्स है, वहां पे जो कफ स्पूटम होता है वो बहुत रूखा और लिचलिचा और सूखा होके हमारे लंग्स में चिपक जाता है, जिस कारण से लंग इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि ये हमारे ऑर्गन में ब्लॉकेज बना देता है। इसके जीन्स जो है CFTR जो जीन होता है, उस कारण से वो ब्लॉकेज बना देता है और इस कारण से ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। और इसके आगे हमें इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। कॉमनली सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है ये लंग्स में होता है, पर और भी ऑर्गन होते हैं जो सिस्टिक फाइब्रोसिस से ग्रसित हो जाते हैं। तो अब हम इसमें आगे बढ़ के जानेंगे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि लक्षण क्या देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स में जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के साइन एंड सिम्टम यानी लक्षण होते हैं, वो हमेशा डिपेंड करते हैं कि आपकी जो डिसीज है सिस्टिक फाइब्रोसिस, वो कितनी सिवियरिटी की हुई है। ठीक है, वो कितनी डिग्री की हुई है, कितना उसकी कंडीशन है, उस पर ही ये लक्षण जो है वो डिपेंड करते हैं। यहाँ तक कि ये हमेशा इंसान टू इंसान, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान पे भी अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं। किसी में ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, किसी में कभी कभार सिम्टम्स आते ही नहीं हैं, और किसी में कभी कभार ये सिम्टम्स जो होते हैं समय के साथ साथ ठीक हो जाते हैं, इन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती है। और किसी में इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि उन्हें मेडिकल की जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों में ये जो सिम्टम्स होते हैं हमारे सिस्टिक फाइब्रोसिस के, वो टीन एज में आके, यानी कि 18 से कम की उम्र में आके एक्सपीरियंस होते हैं। उस उम्र में आके इन्हें पता चलता है। किसी किसी को पता चलता है 18 के बाद, जब वो अडल्ट में आ जाते हैं। ठीक है। तो किसी में ये जल्दी पता चलते हैं, किसी में लेट पता चलते हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो लक्षण होते हैं वो हमेशा डिफर करते हैं पर्सन टू पर्सन, और डिपेंड करते हैं कि कितनी सिवियरिटी की बीमारी है सिस्टिक फाइब्रोसिस। जो लोग अपनी अडल्टहुड में 18 के बाद वाली एज में अपने डायग्नोस नहीं हो पाते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के कारण, अगर उनमें उनको सिस्टिक फाइब्रोसिस है पर लक्षण नहीं है, तो 18 के पहले अगर वो नहीं डायग्नोस हो पाते हैं, तो वो अपने मिडिल एज में जब आते हैं तब वो डायग्नोस हो पाते हैं। ठीक है, यानी कि जब वो 30-35 की उम्र में आते हैं तब उनमें ऐसे कुछ अटिपिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे पेनक्रेटाइटिस, यानी कि आपका जो पेनक्रियाज है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इनफर्टिलिटी, यानी कि बच्चा पैदा ना कर पाने की क्षमता, या फिर बार बार निमोनिया जैसे लक्षण होना, बार बार निमोनिया होना, ये सब चीजें मिडिल एज में 30-35 की उम्र में जब दिखाई देती हैं लक्षण के द्वारा, तब सिस्टिक फाइब्रोसिस अपने लक्षण दिखाता है, जिनमें वो अडल्टहुड में नहीं दिखा पाता है उनमें। ठीक है।
तो जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो लोग होते हैं, जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, उनमें जो नमक का लेवल होता है उनके शरीर में, वो नॉर्मल इंसान से ज्यादा होता है। ठीक है। उनका जो पसीना आता है उसमें जो नमक होता है वो नॉर्मल इंसान से उसका लेवल ज्यादा आता है। ठीक है। जब छोटा बच्चा जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उसके पेरेंट जब उसे चूमते हैं, किस करते हैं, तो उन्हें उनके होंठों पे नमक का ज्यादा स्वाद पता चलता है। तो अर्ली स्टेज में अगर आपके बच्चे में बहुत ज्यादा पसीना आता है और वो बहुत सॉल्टी पसीना है, तो आप तुरंत इसको इग्नोर ना करते हुए तुरंत उसका डायग्नोस करवाएं, उसके स्वेट का टेस्ट करवाएं। साथ ही साथ और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी अफेक्ट होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस से। तो इनमें भी अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं और इन लक्षणों के बारे में और जानते हैं। अब सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जो बहुत लिचलिचा सा मोटा म्यूकस, जिसे हम स्पूटम, कफ, फ्लैगम भी कहते हैं, ये जाके सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन में, जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस है उन लोगों में ये जाके क्या करता है, जो लंग्स के ट्यूब्स होते हैं जहाँ पे हम एयर का एक्सचेंज करते हैं, वहां जाके ये चिपक जाता है। ठीक है। जो लिचलिसा सा मोटा म्यूकस कफ जो होता है वो आपके लंग्स में उस जगह पे जाके चिपक जाता है जहां से गैसेस एक्सचेंज होती हैं, यानी कि एल्वुलाई के लेवल पे। तो उस कारण से लंग्स में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, वहां पे एक कफ, हमेशा गाढ़ा कफ प्रोड्यूस होगा लंग से। ठीक है। एक वीजिंग साउंड आएगा आवाज में, जैसे कि कुछ फटी हुई सी आवाज, बोलते बोलते एकदम से सीटी बज जाना, इस तरीके की आवाज हो जाएगी। एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो जाएगी, अगर बहुत ज्यादा हैवी एक्टिविटी कर ली है तो हांफने लगेंगे जल्दी, लंग्स में बहुत जल्दी इंफेक्शन होने लगेगा। जो नेजल पैसेज होता है, जो नाक होती है हमारी, वो हमेशा इन्फ्लाम्ड रहेगी, जिसे हम स्टफी नॉइस भी कहते हैं, यानी कि एक भरापन हमें नाक में महसूस होगा और बार बार साइनाइटिस होगा। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक भारीपन नाक में रहेगा, इस तरीके से नाक हमेशा भारी रहेगी, बहती रहेगी। साइनाइटिस देखने को मिलेगा। साइनस जो होता है वो आपके फ्रंटल, मेथॉइड और मैक्सिलरी बोन, इन तीनों जगह पे दर्द क्रिएट करता है। इस जगह पे आपको साइनस का दर्द रहता है, तो हमेशा इस एरिया में आपको बार बार साइनाइटिस होगा। ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लक्षण हुए। डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या लक्षण होंगे, जो आपका थिक म्यूकस है वो ब्लॉक कर देगा उन ट्यूब्स को जो कैरी करती है डाइजेस्टिव एंजाइम को, कहाँ से, पेनक्रियास से लेके आपकी छोटी आंत तक। ठीक है। जो म्यूकस है, लिचलिचा गाढ़ा म्यूकस, रूखा म्यूकस जो है, वो ब्लॉक करेगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की ट्यूब्स को, जो कि कैरी करती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो पेनक्रियास से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक रहते हैं। ठीक है। इन एंजाइम्स के बिना आपका जो इंटेस्टाइन है वो पूरी तरीके से खाने का जो न्यूट्रिशन है वो ग्रहण नहीं कर पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है। हमारी छोटी आंत का और पेनक्रियास का काम होता है, पेनक्रियास क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है जो कि खाना पचाने में मदद करते हैं। छोटी आंत जो होती है वो उसको एब्जॉर्ब करती है, हमारे खाने के न्यूट्रिशन को, और हमारी बॉडी को भेजती है। अगर पेनक्रियास में और छोटी आंत में ब्लॉकेज हो जाएगा, ये म्यूकस जो है वहां चिपक जाएगा, तो क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, अब हम वो देखते हैं। जो स्टूल होंगे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बदबूदार
और ग्रेसी होंगे। ठीक है, जो स्टूल का जो सैंपल अगर होगा तो वो बहुत ज्यादा बदबूदार होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो स्टूल होगा वो बहुत लिचलिचा होगा, चिकना होगा। ठीक है, और ऐसे पेशेंट्स में वेट जो है वो गेन नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी, बच्चा अंडर डेवलपमेंट में रह जाएगा। इंटेस्टिनल ब्लॉकेज अगर है पर्टिकुलरली नवजात बच्चे में, तो उसमें मेकोनियम इलियम होगा। मेकोनियम इलियस जो होता है ये बच्चे की पहली पॉटी होती है। अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस है बच्चे को तो वो पॉटी स्मॉल इंटेस्टाइन में चिपक जाती है, जिस कारण से बच्चे को काफी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक और सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहेगा। ठीक है, जिसके साथ साथ बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो स्टूल पासेस होंगे वो ट्रेनिंग होंगे। ठीक है, साथ ही साथ कभी कभार इतना ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कि कुछ लोगों में जो रेक्टम का पार्ट होता है एनस, ठीक है, जिसे हम गुदा द्वार कहते हैं, वो भी बाहर निकल के आ जाता है स्टूल के साथ में। ठीक है, इस तरीके से पूरा एनस किसी किसी में बाहर आ जाता है। ये हमारा नॉर्मल रेक्टम, ये एनस गुदा द्वार होता है। जिनमें बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में, उनमें उनका एनस जो होता है स्टूल के साथ बाहर आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। हमने इसके ये लक्षण देखे, अब हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कि एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, फैमिली से फैमिली कैरी करती है, एक पीढ़ी से पीढ़ी चली हुई आती है। इस कारण से इसका सबसे बड़ा रिस्क है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में कभी भी किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो उसके बाद आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं उनमें ये चांसेस रहते हैं कि उन्हें सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है। ठीक है, ये फैमिली हिस्ट्री ही इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। अब हम बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस की। ठीक है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनमें सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बाकी के अदर ऑर्गन्स, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं? सबसे पहला आता है आपका ब्रोंकेक्टेसिस, यानी कि एयरवेज का डैमेज हो जाना। सिस्टिक फाइब्रोसिस में सबसे ज्यादा लंग इन्फेक्शन कॉमन होता है और इसमें सबसे ज्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है ब्रोंकेक्टेसिस। एक क्रॉनिक लंग कंडीशन है जिसमें एबनॉर्मली ही वाइडनिंग और स्कारिंग हो जाती है एयरवेज की, यानी कि ब्रोंकियल ट्यूब्स की। ठीक है, जो हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं उनमें वाइडनिंग हो जाती है, स्कारिंग हो जाती है म्यूकस के कारण। ठीक है, जो हमारे लंग्स का जो एरिया है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही है, गैस एयर आ रही है जा रही है, ठीक है, वहां पे अगर म्यूकस जमा हो गया, बहुत कड़क म्यूकस वहां अगर जमा हो गया तो क्या होगा, उन एक्सचेंजेस में, एयर की एक्सचेंजेस में रुकावट आएगी। ठीक है, जो क्लियर म्यूकस होना चाहिए वो नहीं होगा, जिस कारण से पेशेंट में डेवलप हो जाएगा एयरवे का डैमेज होना। वहां पे वाइडनिंग होने लगेगी, स्कारिंग होने लगेगी ब्रोंकियल ट्यूब्स में, जो कि अल्टीमेटली कंडीशन डेवलप करेगा ब्रोंकेक्टेसिस की। ठीक है, ग्रोथ्स इन दी नोज, यानी कि नेजल पॉलिप्स, जो कि जो हमारे नाक के अंदर की साइड की लाइनिंग होती है
इसमें वो इन्फ्लाम्ड हो जाती है और सूज जाती है। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में इस कारण से वहां पे सॉफ्ट और फ्लैशी ग्रोथ हो जाएगी, म्यूकस, पॉलिप्स जिसे कहते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा साइनस का एरिया है, म्यूकस में साइनस भर जाता है। ठीक है, साइनस में म्यूकस भर जाता है। इस कारण से इस तरीके का एक पॉलिप एरिया जो है यहाँ पे हमारे नॉस्ट्रिल के पास डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जिस कारण से ये सांस लेने में रुकावट पैदा करेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ग्रोथ इन दी नोज, यानी कि नाक के पास, जो हमारे नाक के नीचे दो छेद होते हैं जिनसे गैसेस जाती हैं आती हैं, एयर्स आती जाती हैं, वहां पे अगर ब्लॉकेज हो गया तो क्या होगा, कम मात्रा में गैसेस आएंगी और जाएंगी, जिस कारण में सांस लेने में हमें दिक्कत दिखाई देगी। ठीक है, अब ब्रोंकिकटेसिस में ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल एयरवे है। ठीक है, अगर अब हम इसका क्रॉस सेक्शन करके देखें तो ये हमारा नॉर्मल ब्रोंकियोल। ठीक है, ये मसल्स वहां की, एयर वॉल हो गई नॉर्मल। पर अगर यहाँ पे म्यूकस जम गया, इस तरीके से ये गाढ़ा म्यूकस जम गया, चिपक गया उस एयर वॉल पे, तो क्या होगा, ये जो वॉल है, ये जो ब्रोंकियोल्स है, ये चौड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ स्कारिंग हो जाएगी, इस तरीके से पट्टियां बनती जाएंगी, मोटी होती जाएगी दीवार, और जिस कारण से सांस लेने में दिक्कतें होंगी। तो ये होगी हमारी ब्रोंकिकटेसिस का कॉम्प्लिकेशन। फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन होंगे लंग्स में। जो थिक म्यूकस होता है, गाढ़ा म्यूकस, अगर वो लंग्स में है या फिर हमारे साइनस के एरिया में है, तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया और फंगाई को बढ़ावा देगा। तो जिन लोगों को सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उन्हें साइनस इन्फेक्शन बहुत जल्दी होगा, ब्रोंकाइटिस बहुत जल्दी होगा, या निमोनिया बहुत जल्दी होगा। ठीक है, अगर इन्फेक्शन हो रहा है बैक्टीरिया के साथ, तो हम उसे इजीली एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, अगर वो बैक्टीरिया धीरे धीरे बढ़ता गया, तब उसको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, फिर साथ ही साथ कफ में खून आना, हेमेटोपेटेसिस जिसे कहते हैं। ब्रोंकिकटेसिस के केस में ये होता है कि कभी कभार हमारे लंग्स से जब कफ बाहर आता है तो उसके साथ खून भी आ जाता है। ठीक है, ये इस कारण से भी होता है क्योंकि जो हमारा एयरवेज होते हैं वो कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स से जुड़े हुए होते हैं। उन्हीं कारण से गैसेस एक्सचेंज होता है, इम्प्योर प्योर ब्लड एक्सचेंज होता है। तो जब कभी इन्फेक्शन बहुत सीवियर होता है तो उस कारण से एयरवे डैमेज हो जाते हैं और उनसे खून आने लगता है, जो खून कफ के साथ हमारे मुंह के बाहर आ जाता है। ठीक है, कभी कभार ये बहुत छोटे अमाउंट में खून जो होता है कफ के साथ बाहर आता है, पर अगर पूरा कफ ब्लडी है, रेड डार्क ब्लड, पूरा कफ उसमें घिरा हुआ है, तो ये कभी कभार जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है, ये देखिए हमारे, ये नॉर्मल एल्वेलाई हैं, पर अगर इनमें ढेर सारा म्यूकस जमा हो गया तो ऐसे पेशेंट्स में बहुत जल्दी निमोनिया हो जाता है। ठीक है, फिर ब्रोंकाइटिस भी बहुत जल्दी ऐसे पेशेंट्स को होता है। ये हमारा नॉर्मल ब्रोंक्योल्स, अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया तो इस तरीके से यहाँ धीरे धीरे म्यूकस पूरे टाइम ब्रोंक्योल्स में टपकता रहता है, जो कि उनकी वॉल्स में चिपक जाता है, जिस कारण से इन्फेक्शन होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। फिर
आगे है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन में न्यूमोथोरेक्स। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हवा होती है हमारे लंग्स की वो लीक होने लगती है, ठीक है, और वो आपके उस स्पेस में भरने लगती है जो कि सेपरेट करता है आपके लंग्स और चेस्ट वॉल को, ठीक है। तो उसे हम लंग कोलैप्स भी कहते हैं, यानी कि चेस्ट वॉल और लंग के बीच में जो स्पेस है वहां पे हवा भरने लगती है, उसे हम न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। ये अडल्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। न्यूमोथोरेक्स के कारण कभी कभार सडन चेस्ट पेन और सांस लेने में दिक्कत जैसी तकलीफें होती हैं। कभी कभार हमारे चेस्ट में एक बबलिंग सेंसेशन होता है कि जैसे कुछ बबल्स हों, वो एयर बबल्स होते हैं, वो भी चेस्ट में महसूस होते हैं। फिर आता है अगला कॉम्प्लिकेशन, एक्यूट एक्सर्बेशन। सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट कभी कभार बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी सिम्टम की कंडीशन में, वर्स कंडीशन में आ जाते हैं, जैसे कि कफ, बहुत सारे म्यूकस के साथ और सांस लेने में दिक्कत, जिसे हम कहते हैं एक्यूट एक्सर्बेशन। और इसके लिए हमें इमरजेंसी एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कभी कभार ट्रीटमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं, पर अगर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएं तो बहुत ज्यादा बेटर है। कमजोरी आने लगती है, वेट गिरने लगता है, ये सबसे ज्यादा कॉमन इसके सिम्टम्स होते हैं एक्सर्बेशन के। और एट द एंड में ऐसे पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, ठीक है। समय के साथ अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस बार बार आपके लंग्स को डैमेज करेगा, बुरी तरीके से डैमेज करते जाएगा, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो और काम करने की क्षमता में नहीं रहेंगे और अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे ये कंडीशन जानलेवा बनती जाती है और एंड में रेस्पिरेटरी फेलियर के बाद एंड में उस सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी फेलियर के। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के कॉम्प्लिकेशन में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। जो थिक म्यूकस होता है वो ब्लॉक कर देता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की ट्यूब्स को, जो कि एंजाइम को लेके जाते हैं पैनक्रियास से लेके इंटेस्टाइन तक, छोटी आंत तक, ठीक है। इन एंजाइम के बिना आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी प्रोटीन को, फैट्स को, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को, जिसके कारण आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, जिस कारण से बच्चे का डेवलपमेंट लेट होगा, वेट गिरता जाएगा और हमेशा पैनक्रियाज में इंफेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन बना रहेगा। तो इस कारण से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के होने के कारण से बच्चा कमजोर रहेगा। फिर आता है डायबिटीज। जब हमारा जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जिसको बॉडी शुगर के रूप में यूज करती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। 20% टीनेजर्स में डायबिटीज हो जाता है और एडल्ट में आते आते 40 से 50% लोगों में सिस्टिक फाइब्रोसिस के कारण डायबिटीज डेवलप होता है, ठीक है। लिवर डिसीज हो जाएंगी। जो ट्यूब है, लिवर डिसीज में जो ट्यूब है जो कैरी करता है आपके बाइल को, आपके लीवर से लेके गॉल ब्लैडर से ले जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक, वो अगर वहां पे म्यूकस जमा हो गया तो वो ब्लॉकेज हो जाएगा। बाइल जूस अगर लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं गया तो फूड का, खाने का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, जिस कारण से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी होंगी।
तो अगर इन ट्यूब्स में ब्लॉकेज हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो इस कारण से लीवर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जैसे कि जॉइंटिस होना, फैटी लीवर होना, सिरोसिस होना और कभी कभार गॉल स्टोन हो जाना, यानी कि पथरी हो जाना। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगी कॉम्प्लिकेशन में। अगर किसी में इंटेस्टिनल यानी कि आंतों में ब्लॉकेज आ गया है, तो ये बहुत कॉमन होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर आपके बॉडी में इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज आ गया है तो फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा, फूड जा नहीं पाएगा बॉडी में। तो ऐसी कंडीशन में जो इंटेस्टाइन के जो सेगमेंट्स होते हैं वहां से स्लाइड्स को कैरी करते हैं, उनका सेक्शन लेते हैं इंटेस्टाइन में, और आप उन्हें टेलीस्कोप में देख सकते हैं कि किधर जो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कितना ब्लॉकेज है और कैसा ब्लॉकेज है। ठीक है, डिस्टल इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम DIOS, या तो ये पार्शियल होगा या कंप्लीट होगा। छोटी आंत जहां बड़ी आंत से मिलती है उस जगह को कहते हैं डिस्टल इंटेस्टिनल। अगर वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उसे कहते हैं डिस्टल इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम। ये अर्जेंट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये देखिए आपका हेल्दी लीवर, ये आपका अनहेल्दी लीवर। ठीक है, इसके बाद आएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लिकेशन। इसमें मेंस में इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, यानी कि जो मेल सिस्टिक फाइब्रोसिस से ग्रसित हैं उनमें इनफर्टिलाइज होते हैं, क्योंकि जो उनकी वास्ट डिफरेंस होती है जो कि कनेक्ट करती है उनके टेस्टिस को प्रोस्टेट ग्लैंड से, वो या तो प्रेजेंट नहीं रहती है या उसमें रुकावट रहती है। ठीक है, ये देखिए, ये जो वास्ट डिफरेंस है, जो ये आपके टेस्टिस से और यूरेथ्रा से कनेक्ट होती है। ठीक है, प्रोस्टेट से ये स्पर्म कैरी करके लाती है। ठीक है, और ब्लैडर से ये यूरिन कलेक्ट करके लाती है। अगर ये वास्ट डिफरेंस एब्सेंट है या इसमें ब्लॉकेज है तो इन दोनों चीजों में दिक्कतें होंगी। कुछ ट्रीटमेंट के बाद, सर्जिकल प्रोसेस के बाद ये दिक्कतें दूर भी हो सकती हैं और आप एक बायोलॉजिकल फादर बन सकते हैं। विमेन्स में फर्टिलिटी कम हो जाती है। जिन विमेन्स को सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है उनमें ये चांसेस होते हैं कि वे कम फर्टिलाइज कर पाए एग को। ठीक है, बट वो कंसीव कर सकती हैं पर कम चांसेस के साथ। बट वो कुछ ट्रीटमेंट के बाद, प्रॉपर इलाज के बाद वो कंसीव कर सकती हैं। इसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, उसमें आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि आपकी बोन का पतला होना। सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में ये बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि उनमें उनकी बोन जो है वो पतली हो जाए, जिस कारण से जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस और मसल्स पेन दिखाई देते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये आपको हेल्दी बोन दिख रही है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, बट ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में ये छेद बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, उनका इलेक्ट्रोलाइट और इम्बैलेंस रहता है और डिहाइड्रेशन रहता है, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होता है वो प्रॉपर नहीं होता है और शरीर में पानी की कमी रहती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में उनके पसीनों में सॉल्ट बहुत ज्यादा रहता है। इस कारण से उनके मिनरल्स जो होते हैं बॉडी के वो कभी भी बैलेंस नहीं होते हैं, हमेशा ऊपर नीचे रहते हैं। इसी कारण से उनमें पानी की कमी बनी रहती है। ठीक है, स्पेशली तब जब वो गर्म जगह पे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो। इस कारण से उनकी हार्ट रेट भी बहुत ज्यादा रहती है, बॉडी में थकान बहुत रहती है, बॉडी में कमजोरी बहुत रहती है, और उनकी जो बीपी रहता है वो हमेशा कम रहता है। ठीक है,
मेंटल हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है। इस तरीके के पेशेंट या तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहेंगे, डरे हुए रहेंगे, या बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहेंगे। तो उनकी मेंटल हेल्थ में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन उनको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। अगर आप और आपके पार्टनर, इनके क्लोज रिलेटिव्स में कभी भी किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो तुरंत दोनों बच्चे की प्लानिंग के पहले अपना जेनेटिक टेस्ट करवाएं। ठीक है, इसमें आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और उसको लैब में भेजा जाएगा, जहां पे ये डिटरमाइन किया जाएगा कि आपके जीन्स में कहीं सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन तो नहीं है। इस तरीके से आप अपने बच्चे को भी बचा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं और आप जेनेटिक टेस्ट आपका शो कर रहा है सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो भी हम बच्चे को उस रिस्क से बचा सकते हैं। कुछ और टेस्ट के थ्रू, मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू हम उस टाइम भी बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन में जाने से बचा सकते हैं। जो जेनेटिक टेस्टिंग होती है वो सभी के लिए नहीं होती है। अगर आप टेस्ट करवाना चाहते हैं तो उसके पहले आप किसी जेनेटिक काउंसलर से बात करें, साइकोलॉजिकल से बात करें, ताकि आप और आपका पार्टनर दोनों तैयार रहें और कंसल्ट के साथ ही, जेनेटिक काउंसलर के साथ ही मिलके आप इस टेस्ट को प्रोसेस में लाएं। अगर आप हेल्दी बेबी चाहते हैं तो पहले कंसल्ट करें इसके बारे में, फिर ही लैब में जाके इसका टेस्ट करवाएं। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस का डायग्नोसिस या तो फिजिकल एग्जामिनेशन से होता है या कुछ टेस्ट से होता है। तो नवजात बच्चे में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ब्लड सैंपल लेके उसका नॉर्मल लेवल से ज्यादा कितना उसका इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सोजन होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, जो कि हमारा पेनक्रियास रिलीज करता है। तो ब्लड टेस्ट सैंपल लेने पर हम ब्लड टेस्ट में उनके इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सोजन जो एंजाइम है, जो जूस है जो रिलीज हो रहा है पेनक्रियास से, उसका नॉर्मल लेवल हम देखते हैं, हायर है या लोअर है। ठीक है, न्यूबॉर्न्स में आईआरटी लेवल भी चेक होता है। ठीक है, कि अगर बच्चा प्री मैच्योर बर्थ में हो गया है या बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हुई है डिलीवरी, तो उसमें आईआरटी लेवल टेस्ट होता है। ठीक है, इस टेस्ट के लिए ये भी कंफर्म हो जाता है इसमें कि बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस है या नहीं है। अगर बच्चे में सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो उसका स्वेट टेस्ट कंडक्ट करवाएगा। 2 वीक के अंदर ही स्वेट टेस्ट हो पाता है। ठीक है, स्वेट टेस्ट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है केमिकल, जो कि आपकी स्किन के ऊपर रहता है छोटा छोटा। ठीक है, 2 वीक के अंदर आप अपने बच्चे का स्वेट टेस्ट करवाएंगे तो उसमें आपका बच्चे का सिस्टिक फाइब्रोसिस का पता लग जाएगा। स्वेट को हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम एग्जामाइन करके उसके रिपोर्ट में आएगा कि जो स्वेट है वो सॉल्टियर है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका डायग्नोस कर सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है जेनेटिक टेस्ट के लिए। स्पेसिफिक डिफेक्ट हो अगर जीन्स का, तो ही ये, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है तो ही ये आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस टेस्ट होगा, जेनेटिक टेस्ट होगा। आईआरटी लेवल चेक करने के लिए भी हम इसमें जेनेटिक टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं, उससे भी सिस्टिक फाइब्रोसिस पता चल जाता है। अब ओल्डर चाइल्ड और अडल्ट में कैसे पता करें? तो सिस्टिक फाइब्रोसिस को टेस्ट करने के लिए जो ओल्डर चाइल्ड या फिर अडल्ट होते हैं, वो स्क्रीन अगर नहीं हो पाते हैं बर्थ के टाइम पे, तो उनमें हम
आगे चल के करते तो उसके लिए जेनेटिक और स्वेट टेस्ट ही होता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर बार बार पेनक्रियास का इन्फ्लामेशन हो रहा है, नेजल पॉलिप्स हो रहा है, साइनस है काफी, लंग इन्फेक्शन है, बार बार ब्रोंकिक्टासिस होता है, मेल इनफर्टिलिटी है, तो ये एक सिम्टम्स होते हैं कि हम इनके चलते भी ये पता कर सकते हैं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन है या नहीं है। तो ये हमारे सिस्टिक फाइब्रोसिस के लक्षण थे, कॉम्प्लिकेशन, उनके प्रिवेंशन और डायग्नोसिस। मैं आशा करती हूँ कि ये आपको पसंद आया हो, ये आपको अवेयर करें और आप स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच।